दोस्तों नमस्कार। एक जिम्मेदार व्यक्ति की अदद जरूरत है, या कहें एक निर्णायक व्यक्ति की अदद जरूरत है इस देश में, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हालात कितने भी बद से बदतर हों, जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। वो तमाम चेहरे गायब हैं जो अच्छे दिनों का राग इस देश को सुनाते चले गए। और जब यह राग गाया जा रहा था तो उस वक्त जो भी अर्थशास्त्री सरकार के साथ था, आज वो सरकार का विरोध कर रहा है। यानी 2014 से लेकर 2019 तक की परिस्थितियां उस दौर के अर्थशास्त्री, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री के सलाहकारों की टीम में सबसे अव्वल वो आज विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई संकट इतना बड़ा हो चला है, या फिर समाधान के तमाम रास्ते मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार के जरिए निकल ही नहीं सकते हैं? इसीलिए अब उन पुराने अर्थशास्त्रियों को यह लगने लगा है गलती हो गई। यह अलग मसला है कि वो नोटबंदी के वक्त सरकार के साथ खड़े थे, वो जीएसटी लगाते वक्त भी दूसरी आजादी के सपने जो सरकार ने दिखाए उन सपनों के साथ जुड़े थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जिसमें पुराने अर्थशास्त्री जो सरकार के साथ थे अब खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं, एक अदद व्यक्ति तो चाहिए जो जिम्मेदारी ले, इस बात की जिम्मेदारी ले कि भारत की इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ पा रही है। वो इस बात की जिम्मेदारी ले कि भारत की करेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर एक झटके में कैसे होती चली गई। वो इस बात की जिम्मेदारी ले कि जॉबलेस ग्रोथ, इसके मतलब मायने क्या होते हैं। वो इस बात की गारंटी ले कि दरअसल अब इस देश में कभी भी किसी कॉरपोरेट के हक में देश को बेचा नहीं जाएगा। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है या नहीं है। हालांकि इस दौर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता सबसे मजबूत है, और उसकी मजबूती इस तर्ज पर खड़ी है जहां पर विपक्ष या इस देश का कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यवस्था के बीच कदम रखने वाला कोई भी सामाजिक संगठन कुछ नहीं कह सकता है। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब चुनाव जीतना होता है, और चुनाव जीतने को लेकर ही जो सवाल रेंग रहे थे उन सवालों पर अपनी मोहर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर लगा दी वो सब जायज है। और जब जायज है तो उसका मतलब है इस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो मौजूदा वक्त में इस देश की इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से जुड़ चुकी है। और जिन बातों का जिक्र मौजूदा सरकार 2017 में कर रही थी, जब नोटबंदी लग गई, जब जीएसटी लग गया, उसके बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था भारत की इकोनॉमी 2022 तक 5 ट्रिलियन हो जाएगी। और एक दशक डेढ़ दशक के भीतर, यानी उस वक्त से अगर जोड़ना शुरू कीजिएगा तो 2032 तक भारत 10, 12, 15 ट्रिलियन तो पार कर ही चुका होगा। 2022 बीत गया, 2026 में खड़े हैं, इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के इर्द गिर्द है। भारत के शेयर बाजार का नेटवर्थ ताइवान से नीचे आ गया, और जिन वजहों को बताया गया वो वजह भारत से कोसों दूर है। यानी इस दौर में जो टेक्नोलॉजी और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो चिप्स और सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में लग रहा पैसा है, भारत उस दिशा में देखता ही नहीं है। कोई तो जिम्मेदारी लेगा, या किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज यह सवाल क्यों? आज यह सवाल इसलिए क्योंकि लगातार इससे पहले जो सुरजीत भल्ला, जो कि सितंबर 2017 से 2018 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के तौर पर थे, और उसके बाद 2014 से 2018 तक इस सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, और इसके बाद छिटपुट जो अर्थशास्त्री सरकार से जुड़े, सरकार से हटे, जो रिजर्व बैंक में जुड़े रहे बाद में हट गए, उसमें एक नाम उर्जित पटेल का ले सकते हैं। ऐसे बहुतेरे अर्थशास्त्री या इस देश की इकोनॉमी को चलाने वाले अब ये जान गए, समझ गए कि दरअसल मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमी थी उसका असर था कि 2017-18 तक तो स्थिति अनुकूल थी, और जब अपने बूते सरकार चलाने का बोझ आया, जहां पर अपने हिसाब से इस देश की इकोनॉमी को तय करना है, तो सब कुछ डगमगाने लगा। और जब परिस्थितियां डगमगाने लगी तो एक ही मैसेज इस देश में गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसका विस्तार। यानी बीजेपी चुनाव जीतती चली जाएगी। इस दौर में अर्थव्यवस्था को भूल जाइए, वो सारे सवाल भूल जाइए जो सवाल उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। और इस दौर में मीडिया को भूल जाइए, नौकरशाही को भूल जाइए, जुडिशरी को भूल जाइए, होते होते चुनाव आयोग को भी भूल जाइए। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी कर दी गई
जिसके बाद एक ही सवाल था, जब सब कुछ ढहढहाएगा तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? और अगर कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार विकल्प के तौर पर नहीं होगा, तब इस देश के भीतर क्या कुछ हो रहा होगा। घरों के भीतर, मोहल्लों में, गांव में, छोटे शहरों में जो कुछ हो रहा है, अगर उसको आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू कर दें तो हो सकता है एक भयावह डर की स्थिति इस देश के भीतर समा जाए। लेकिन डर और भयावह स्थिति तो इस देश में बड़े उद्योगपतियों के सामने आई। जो सरकार के साथ नहीं खड़े थे वो देश छोड़कर चले गए, जो सरकार के साथ खड़े थे उनका नेटवर्क बढ़ता चला गया। इस देश में करप्शन को लेकर रोक तो लगानी चाहिए थी, रोक किसने लगाई? ब्लैक मनी को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा सेंट्रल एजेंसीज काम करती है। करप्शन को लेकर प्रीमियर जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई, उसका रुख क्या हो गया? शेयर बाजार में गड़बड़ी ना हो इसको लेकर सेबी की भूमिका क्या रही? जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और जब जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली तो अब उस मुहाने पर देश क्या वाकई खड़ा हो चला है जहां पर अब एक निर्णायक व्यक्ति की जरूरत है? क्योंकि जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी, और जब नहीं ले रहा है तो चलिए उस सिलसिले के धागे को खोलते चले जाते हैं। लेकिन खोलने से पहले हमें लगता है कि एक बात याद तो कर लीजिए, जब प्रधानमंत्री खुद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र कर रहे थे 2017 का वक्त, वो अर्थव्यवस्था जो 8% से अधिक की गति से विकास कर रही है, जो आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में $10 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? 2017 में जो उन्होंने कहा था 2026 में भी वहीं खड़े हैं। लेकिन यह देश तो वहां पर नहीं खड़ा है, यहां के लोगों की तादाद तो वहां नहीं खड़ी है, यहां की बेरोजगारी वहां नहीं खड़ी है, महंगाई नहीं खड़ी है, वो तमाम परिस्थितियां बदल गई। और इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि दरअसल इलेक्शन कमीशन सही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है? यूपीएससी सही है, यूजीसी सही है, सीबीएसई सही है, इस देश के भीतर एनटीए सही है, स्टेट सर्विस कमीशन सही है, सेबी सही है, सब सही है। लेकिन जिम्मेदारी लेगा कौन अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है? तो शायद यही वो पन्ने हैं जो बार बार बतलाते हैं कि इस देश में जीडीपी के हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय भारत का ग्रोथ है, जो प्रति व्यक्ति जीडीपी ग्रोथ है, जो डॉलर के मुकाबले प्रति व्यक्ति ग्रोथ है भारत के भीतर, वह एक झटके में संकट में क्यों आ गई है? पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इतना ज्यादा स्टेब्लिश है और इतनी ज्यादा स्थिरता है, बावजूद इसके हमारा जॉबलेस ग्रोथ दुनिया के किसी भी देश को मात क्यों दे रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर की परिस्थिति क्या सोशल सिक्योरिटी कागज पर दे चुकी है और हकीकत में नहीं? सवाल कौन करेगा? जो सवाल करेगा उसको भी कॉर्पोरेट खरीद लेता है, यानी मीडिया, और मीडिया के भीतर संपादक या रिपोर्टर। अब इसकी बात नहीं है, अब तो एक बिजनेस मॉडल के तहत इस देश के हर इंस्टीट्यूशन को देखा जाता है। वो यूनिवर्सिटीज हो, वो हॉस्पिटल्स हो, वो इस देश के भीतर मीडिया इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, उनको भी खरीद लिया जाता। और खरीदने के तौर तरीके क्या होते हैं, कैसे केस बनते हैं, उन केस के जरिए कैसे दबाव बनाया जाता है, सामाजिक तौर पर कैसे बहिष्कार किया जाता है, यानी कड़ी दर कड़ी जोड़ते चले जाइएगा। तो अब नया सवाल यह भी होगा, जिम्मेदारी अगर कल को कोई नहीं लेगा, जैसे आज भी नहीं ले रहा है, तो जो सवाल इस देश के इकोनॉमिस्टों के सामने हैं वही सवाल कल इस देश के जजेस के सामने होंगे, चुनाव आयोग के सामने होंगे, आयुक्तों के सामने होंगे, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होंगे उनके सामने होंगे, जो इस देश के मीडिया हाउस को चलाते हैं उनके सामने भी होंगे। क्योंकि जिम्मेदारी से मुक्त होकर सिर्फ संकट बताना और समाधान की दिशा में ना बढ़ना, भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर हो जाएगी, पूरे देश में डुगडुगी बची। लेकिन वो तीसरे नहीं बल्कि 5वें नंबर पर खिसक गई, खामोशी बरत ली गई। भारत का शेयर बाजार ताइवान से भी ज्यादा सिकुड़ गया, यानी जो ताइवान भारत के पीछे एक छोटा सा देश और जिस शेयर बाजार पे भारत गर्व करता है, उसकी नेटवर्थ $4.92 ट्रिलियन हो गई, यानी 413 लाख करोड़। और ताइवान की नेटवर्थ जो वहां के शेयर बाजार की थी वो 415 लाख करोड़ हो गई। क्यों हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप का यह दौर है, यह सेमीकंडक्टर का दौर है। सब कोई उसी में पैसा लगा रहा है और भारत का पैसा मनरेगा तक के लिए है नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे कम है। इस देश की यूनिवर्सिटीज में जो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद डॉक्टरेट की डिग्री पाने के लिए जिन विषयों को चुना जाता है, वो विषय पॉलिटिकल वे में सरकार का हित कैसे साधें, उस दिशा में पैसा लगाया जा रहा है। तो फिर बचेगा क्या? और जिम्मेदारी से मुक्त
होते हुए इस देश के हर व्यक्ति को अपराधी करार देना और वो व्यक्ति भी अपराधी खुद को मानते हुए इस देश में सहूलियत और विशेषाधिकार पाए, तो उसके अपने जुड़ाव इस समाज से कैसे होंगे? इस देश की विधानसभा के भीतर बैठे विधायक हो, इस देश की संसद के भीतर बैठे एमपीज हो, ध्यान दीजिए, इनके कोई रिश्ते इस देश के लोगों के साथ नहीं है। और अब तो वोट की परिस्थिति भी खत्म हो गई, तो बचा क्या? यानी विशेषाधिकार तबका जो पॉलिटिकल तौर पर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है, उसको तो सहूलियत मिलेगी, और जो उस दायरे के भीतर कॉर्पोरेट कभी आएगा, कभी कोई जज निकल कर आएगा, कभी कोई नौकरशाह निकल कर आएगा, कभी कोई किसी मीडिया हाउस का मालिक निकल कर आएगा, वह एक कोठरी बनती चली जाएगी और देश जिस भी स्थिति में हो, जिस भी संकट में हो, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। यह होमुर्ज का संकट जो बतलाया जा रहा है एक क्षण के लिए, कोविड के बाद, कोविड पे संकट आया था, लेकिन आप 2022 को एक लकीर के तौर पर मानिए। 2022 से 2026 के बीच होमुर्ज नहीं था, लेकिन भारत की करेंसी 20% गिर गई। ना सिर्फ गिरी, बल्कि दुनिया की तमाम करेंसियों की तुलना में रुपया सबसे कमजोर हो गया डॉलर की तुलना में। और इसी दौर में भारत का प्रोडक्शन, भारत का एक्सपोर्ट वो कम होता चला गया। और अगर उस पूरे पीरियड को बीते 10-12 वर्षों को आप रीड कीजिएगा, तो जहां पर सरकार ने सबसे कम पैसा लगाया वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, इस देश के एग्रीकल्चर लेबर्स का क्षेत्र है, और उसी ने इस देश में सबसे ज्यादा अन्न उपजाया और भारत ने एक्सपोर्ट अनाज किया। लेकिन अब होमुर्ज का संकट अब आता है, जब आपको खाद नहीं मिलेगी, तब सवाल होगा कि अनाज कैसे होगा। इस दौर में सिंचाई की व्यवस्था 27% से आगे बढ़ नहीं पा रही है। कागजों पर देखेंगे तो हो सकता है वो आपको 63% तक नजर आए, लेकिन राज्य दर राज्य के डाटा अगर मिलाते चले जाइएगा तो वो 27% पे अटक जाएंगे। यानी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत वो गायब है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही बनेगा जहां पर पूंजी होगी, पूंजी से पूंजी बनेगी। इसीलिए भारत में जिम्मेदारी न लेवाने वाली सरकार को मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, हर जगह फायदा होना चाहिए। यह मैसेज किसी कॉरपोरेट का नहीं है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं है, बल्कि सरकार का ही यह मैसेज है। यानी सरकार एक इंडस्ट्री के तौर पर इस देश में काम कर रही है और चलाने वाले उस इंडस्ट्री के सीईओ के तौर पर मौजूद हैं। और जैसे ही यह कहा जाएगा कि दरअसल हम जिम्मेदारी लेते हैं कि जो एक्सपेंशन होना था इस देश के भीतर वो नहीं कर पाए, झटके में यह देश खोजने लगेगा एक दूसरा चेहरा जो जिम्मेदारी भी ले और निर्णायक तौर पर काम भी करे। जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो कुछ डाटा बहुत जरूरी है जिसको आप देख पाएं, समझ पाएं। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस देश के भीतर जब जिम्मेदारी कोई लेता ही नहीं है तो जो भी हो उसको तो बदल देना चाहिए। आपने जिम्मेदारी नहीं ली। इन बातों का जिक्र पुराने इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं जो सरकार के साथ थे। वही कह रहे हैं कि निर्णायक व्यक्ति अब कहां छुपा है, उसको लेकर आइए, जिस पर जनता का भरोसा हो, बाजार का भरोसा हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का भरोसा हो, बैंकिंग सिस्टम को भरोसा हो। लेकिन सब कुछ उस खामोशी और दिशाहीनता में डगमगा गया जो दिल्ली के भीतर सत्ता में घुमड़ती है। और मुंबई आर्थिक राजधानी, लेकिन हर घटनाक्रम का वो इंतजार करता है, देखता है और फिर देखकर समझ जाता है कि अब सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है, समाधान हो या ना हो। लेकिन जो गड़बड़ियां हैं उसको छुपाना है और जो कमजोरियां हैं उसको ढकते हुए नए सिरे से उसको गढ़ना है। क्या इस परिस्थिति में यह देश खड़ा हो चला है? जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने चंद सेकंड का एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको वोट डालना चाहिए, अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उससे चंद मिनटों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की ताकत पर मोहर लगा दी थी। असल में यह पूरा सिस्टम कमोवेश एक सरीखा है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसी व्यवस्था की कि सत्ता चुनाव हारे नहीं, वो सत्ता उसकी बरकरार रहे और उसी के जरिए हर कोई समाधान खोजने की दिशा में बढ़े और जनता के सामने कोई भी मुश्किल हालात हो वो कम से कम विपक्ष या फिर इस देश में किसी वैकल्पिक सोच के साथ जुड़ ही ना पाए। और ये दोनों सोच इस देश में देश विरोधी कैसे करार दी जाए, इसको लेकर एक सिस्टम भी सत्ता ने बना लिया। तो बात यह है कि अगर चुनाव आयोग सत्ता के लिए सिस्टम बनाता है तो फिर सत्ता का भी यह काम होगा कि जिम्मेदारी ना लेते हुए कमोवेश अपने इर्द गिर्द वैसी ही ताकतों के लिए सिस्टम बनाता चला जाए जिसमें सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उसका लाभ कुछ हाथों में सिमट जाए। मसलन कुछ बड़े कॉरपोरेट को लाभ हो, मसलन घरेलू विदेशी निवेशक घाटे में रहें लेकिन बड़े निवेशक फायदे में रहें, जो बीजेपी के स्टेट्स हैं उनको प्राथमिकता मिले, जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती है वहां संसाधनों की कमी हो,
वहां पर निवेश कम हो। निजी कॉरपोरेट निवेश 2014 में लगभग इस देश की इकोनॉमी में 17% था, आज की तारीख में वो 8% है। लेकिन उसी कॉरपोरेट के भीतर सरकारी संपत्ति का निवेश जो पब्लिक सेक्टर के जरिए हो गया वो लगभग 52% तक हो गया। उसी निवेश के जरिए कॉरपोरेट का नेटवर्थ भारत की जीडीपी की तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा तेजी रफ्तार से न्यूनतम बढ़ा, मैक्सिमम 200 गुना तक बढ़ा। यानी इस देश के भीतर जो कंपनियों की जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार ने उन कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे दिया। तो जो सरकारी कंपनियां चल रही थी वो सरकार को डिविडेंड तक नहीं दे पा रही थी और सरकार कहती थी कि हम इन्हें कब तक पैसा देंगे। वही कंपनी का जो पूरा का पूरा लाइसेंस प्राइवेट हाथों में चला गया और उस सरकारी कंपनी तक को बेच दिया गया, तो लाभ एक झटके में उस प्राइवेट कंपनी का 75% मिनिमम बढ़ गया, मैक्सिमम मत पूछिए। यह गोरख धंधा है या इस देश के भीतर जिम्मेदारी मुक्त गवर्नेंस के तौर तरीके हैं? इसीलिए नया सवाल है कि जिस होर्मुज़ रूट का जिक्र किया जा रहा है, क्या सरकार के लिए यह एक नया ढाल है जिसमें छुपकर सरकार अपने 10 बरस की उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को छुपा रही है जो इसने इस दौर में जो काम भी किया? क्योंकि 2014 के बाद से भारत में तेल की कीमत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। यहां तक कि दुनिया के दूसरे देशों में तेल की कीमत और भारत के भीतर जनता को मिलने वाले तेल की कीमत में भी कोई तुलना नहीं है। लेकिन जैसे ही दुनिया के बाजार में होर्मुज़ रूट का संकट आया, भारत उसकी आड़ लेकर बैठ गया। शेयर बाजार में उसकी आड़ ले ली गई। कोई नहीं बता रहा है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत कितना पिछड़ गया। कोई नहीं बता रहा है कि भारत की फैक्ट्रीज और बड़ी कंपनियां, यहां तक कि कोर सेक्टर भी इस दौर में नेगेटिव ग्रोथ में क्यों खड़ा है। कोई नहीं बता रहा है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया उसमें लगभग 92% भागीदारी पब्लिक सेक्टर की नहीं, प्राइवेट सेक्टर की रही, जो कि इससे पहले पब्लिक सेक्टर की होती थी। और जिस मॉडल को डेवलप किया गया उस मॉडल में पैसे से पैसा बनाया जाए और भारत के भीतर जो 10% का हिस्सा है जो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेता है और उसमें 1% ऐसा है जिस पे असर नहीं पड़ता है, कीमत कुछ भी हो, बस उसी तादाद के हिसाब से भारत के ग्रोथ और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए। जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं, निर्णायक व्यक्ति आएगा नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी जबरदस्त मजबूत है और स्टेबिलिटी के आश्रय ही लोकतंत्र का पाठ है। उसी लोकतंत्र के आश्रय इस देश का संविधान है और उसी संविधान के आश्रय इस देश की नौकरशाही और जुडिशरी काम कर रही है। फोर्थ स्टेट के तौर पर मीडिया भी अपनी मौजूदगी दिखलाता है। लेकिन यह सब तो चल रहा था, लेकिन जब 2026 के जिस मुहाने पर आकर भारत खड़ा हो गया उसमें संकट तो मीडिया के सामने भी आएगा। संकट तो इस देश के भीतर हर उस चीज पर पड़ेगा जिसकी लूट अभी तक खुले तौर पर इसलिए होती रही क्योंकि हम छुपाते रहे। हमारे पास प्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है जिसकी छाप दुनिया में हो। हम सिवाय 140 करोड़ और सस्ते में मजदूर देने और मजदूरों को एक्सपोर्ट करने की दिशा में है। भारत दुनिया में नंबर 1 पर है, जहां पर दुनिया भर में काम करने वाले भारतीय, कहीं मजदूर, कहीं अफसर, कहीं बिजनेसमैन, जो अपने सगे संबंधियों को पैसा बेचते हैं उस पर भी 20% टैक्स लगाकर सरकार कमाई कर लेती है। और वो कमाई इतनी मोटी और बड़ी होती है कि अगर चाहे तो उस कमाई को ही अगर इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दे, जो लोगों की जरूरतें हैं न्यूनतम, तो भी 10 बरस में इतनी रकम हो जाएगी कि इस देश के भीतर आपको कोई चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहे हैं या फिर नल से जल दे रहे हैं। आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से भी इतने लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लोन आपने 200 लाख करोड़ को भी पार करते हुए 250 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। और लाल लकीर आईएमएफ खींच रहा है ये कहते हुए कि हमारी ये योजनाएं आप अपने देश में लागू कीजिए। यानी इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ यह देश, जैसे खेती आप कह सकते हैं, जैसे इस देश के नदियों के किनारे की उपजी हुई जमीन जो होती है, जो वहां उपज ज्यादा होती है, वह भी वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म के तहत अगर समेटती चली जाएगी तो बचेगा कुछ भी नहीं। वो तो हिमालय तक ले जाना चाहते हैं, पहाड़ियों में छेद करते हुए अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ही बनवा दिया। पैसा खूब दिया, पैसा खूब लिया गया, कर्ज बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते उसको चुका पाने की स्थिति में नहीं आए तो उस पर भी हम कर्ज लेने लग गए। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गजब की है
और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब मजबूत होती चली जा रही हो और देश कमजोर होता चला जा रहा हो, तो फिर क्या होता है? किसी निर्णायक व्यक्ति का इंतजार होता है, या फिर निर्णय न ले पाने की परिस्थिति में जिम्मेदारी मुक्त सरकार की दिशा में कुछ बेचैनी सरकार को लेकर देश के भीतर होती है? फिलहाल इकोनॉमिस्टों के सामने यह सवाल है, और यह वो सवाल है जिसमें समाधान दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। इसके ठीक उलट समाधान क्या नहीं करना है, इस पर खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है। जो टैक्स का कानून है उसकी आड़ में मनमाने तरीके हैं। जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें दरारें आ चुकी हैं। राज्यों की दमनकारी संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधी कारोबारी पर खुलकर होने लगा, और जो कारोबारी समुदाय है अब वो ज्यादा जोखिम लेने को तैयार नहीं है, वो डरा हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि हर बुरी खबर इस दौर में दबा दी गई, और जिस तीसरी बड़ी इकोनॉमी की दिशा में भारत बढ़ रहा था वो इकोनॉमी तो दूर की गोटी हो गई? नए सवाल भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ते हुए कहीं इस देश के सामने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को उसी जीरो में तब्दील तो नहीं कर रहे हैं जिस जीरो का इजाद भारत ने किया? इसका खुला जिक्र कर कर अपनी छाती पर तमगा विदेश मंत्रालय के अधिकारी नॉर्वे में लगा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।